देखें, एक तो वही बात हम कह सकते हैं कि जी रवायती तौर पे हम जुमले इस्तेमाल करें कि जी एक तारीखी कॉन्फ्रेंस थी, ये कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस थी, ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन उससे हट के इस इजलास में कुछ गैर मामूली बातें हैं जो इस वक्त काफ़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी टाइमिंग्स, यानी कोविड ख़त्म हुआ तो ये इन पर्सन सारे लोग इसमें मौजूद, सर सबकी बिल्कुल। नुमाइंदगी थी, ये यानी कोई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, उनकी तकरीर बतौर वज़ीर आज़म वन ऑफ हिज फाइनेस्ट, क्योंकि उसमें उन्होंने कश्मीर का मसला भी उठाया, उसमें उन्होंने इसराइल। फ़लस्तीन का मसला भी जी, उठाया, फ़लस्तीन। और उसमें उन्होंने ये बात की कि मुसलमान ममालिक को एक मुत्तहिद ब्लॉक की होना चाहिए। सूरत मुत्तहिद होके कोई लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए जो कि रियलिज़म की दुनिया में, आइडियलिज़म की दुनिया में तो बहुत अच्छा है, रियलिज़म की दुनिया में नामुमकिन है। लेकिन बात उन्होंने की। जब ओआईसी बनी थी तो भी असल में यही नुक्ता नज़र था कि इसको एक ब्लॉक की शक्ल देख के मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं। लेकिन फिर उसके बाद रियासतें, उनके मफाद जो हैं वो मतलब अगर एक ही तो फिर एक ही मुल्क होता पूरा, इतने सारे तो मुल्क होते ही ना। तो ज़ाहिर है इतने सारे मुल्क हैं तो फिर अपनी उनकी रियासतें अलग अलग किसी वजह से बनी हुई हैं ना सारी। तो वो सबके जो मफादात हैं वो अलग अलग हैं। अलग है। और ओआईसी बनने के बाद जो है, वो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ओआईसी सबसे पहले बनी, फिर उसके बाद ये एहसास हुआ कि नहीं, ओआईसी में जो है वो एक अरब लीग भी होनी चाहिए, फिर एक अरब लीग बनी। फिर अरब लीग के बाद ये एहसास पैदा हुआ कि नहीं, सारे अरब ममालिक को नहीं शामिल होना चाहिए, तो एक जीसीसी बनी। और फिर वो जीसीसी जो बनी वो भी टूट गई एक मरहले पे जाके। यही आप देखें ना कि मतलब है, दो तीन चार मुल्कों का इत्तेहाद भी नहीं हो पाता। तो जीसीसी में तो फिर ये हुआ कि खलीजी ताउन कौंसिल बनी, उसमें भी फिर कतर काफ़ी अरसे अलग रहा, हम जानते हैं। अरब लीग जो थी, वो अरब लीग की नज़रों के सामने सद्दाम हुसैन, कद्दाफी, ठीक है ना, ये सारा, ये सब लोग जो, ये तो अरब लीग के मेंबर ही थे ना। ओआईसी को तो छोड़ दें, वो तो बहुत एक बड़ी है चीज़। लेकिन बहरहाल ये जो तो उस हवाले से ये बहुत अहम रही कि सब जमा हुए, उसमें कश्मीर का मसला डिस्कस हुआ। और कश्मीर का मसला जो है वो देखें, अब कश्मीर का जो इशू है ना, वो एक जो आज ओआईसी में बात हुई, वो अब एक इंसानी, एक उसका जो है ना ह्यूमन राइट्स इशू है। या वो इशू ये नहीं है कि जी पाकिस्तान, इंडिया या चाइना, वो एक इंसानी बुनियादों पे एक इशू है कि जहां पर लोगों को, लोगों के इंसानी हकूक का इशू है। मतलब वो पूरी दुनिया का इशू है एक तरह से, उसको उठाया गया। इसी तरह फ़लस्तीन का इशू, जी। उसको अभी छोड़ देंगे, ये फ़लस्तीन किसकी ज़मीन का, वो एक एक इंसानी हकूक का इशू भी है ना, जिसको मगरिब भी उठाता है, जिसको जमहूरियतें भी उठाती हैं, चाहे वो ये नहीं कि जी मज़ाहिब से हट के। तो वो इश्यूज़, ये ऐसे इश्यूज़ बन चुके हैं। लेकिन इसमें जो मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट दो तीन बातें जो मुझे, मेरे लिए ज़रा थोड़ी सी मेरा तज्जिया उस पर। पहली बात तो ये कि चाइना के जो वजीर खारजा की आमद, अच्छा, चाइना के वजीर खारजा की जो आमद है ओआईसी में, और वो ये सारे जो मेहमान हैं, कल 23 मार्च की जो तकरीब होगी उसमें भी ये शरीक होंगे, जी। वज़राए खारजा भी और चाइना के वजीर खारजा गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे। लेकिन इसमें एक बात जो है वो मेरा ख्याल है कि उस पर नज़र रखनी। देखें, हम लोग जो भी कहें ना, जैसे भी कहें, अम, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं सरहदों की, हम बात करते हैं मुल्कों की, हम बात करते हैं इकॉनमी की, हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। हम जो मर्जी कर लें, हम मज़हब को अलग नहीं कर सकते।
इंटरनेशनल रिलेशंस में मजहब, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी की दुनिया से बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं तो कहीं उसमें रिलीजन, एक रिलीजियस फैक्टर जरूर है। अगर आप कहेंगे जी ये रशिया और यूक्रेन का झगड़ा है और ये झगड़ा जो है ये सिर्फ जो है वो उसकी टेरिटरी के ऊपर है और उसकी टेरिटरी नहीं, उसका मजहबी एंगल ज़्यादा स्ट्रांग है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे तुर्की के अंदर एक जब मस्जिद जो थी वो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उसके ऊपर खामोश रहा। अगर वो मस्जिद कैथोलिक होती तो अब दुनिया भर में हंगामा होता, उसको जो टर्की में कन्वर्ट किया। तो कहां पर खामोशी मगरिब इख्तियार करता है, कहां बोलता है, कहां क्या करता है, तो वो ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स का नहीं फर्क समझ आएगा तो ये पूरा आप खेल नहीं समझ पाएंगे इस पूरे रीजन में। यूक्रेन का इसी तरह से वो ज्यूज वहां से निकले नहीं निकले, इसराइल को क्या इंटरेस्ट है यूक्रेन में, रशिया में, वो आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो वहां से। टर्की की क्या हिस्ट्री ऑटोमन्स की, तो रिलीजन आता है। ओआईसी के अंदर एक जो चाइना की मौजूदगी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ओआईसी के इजलास में चाइना जो है, एक तो ये कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इस्लामी ममालिक आ चुके हैं, ईरान परमानेंट मेंबर बन चुका है, बाकी ऑब्जर्वर्स हैं वो भी आने वाले कुछ अरसे में, पाकिस्तान परमानेंट है, इंडिया भी परमानेंट मेंबर है, लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उसमें, और उसमें जो है वो बाकी अरब ममालिक भी आने वाले दिनों के अंदर जो है परमानेंट मेंबर्स। अच्छा, अब चाइना जो है उसके लिए आने वाले दिनों में कई फ्रंट्स हैं क्योंकि एक इमर्जिंग पावर है, और सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो लड़ाई हुई थी, जो कोल्ड वॉर थी, ठीक है, वो कोल्ड वॉर जो थी वो उसमें मजहब का बहुत बड़ा फैक्टर था, हम सब जानते हैं, ठीक है। यानी अमेरिका जो था वो इस्लाम और दुनिया की जो इस्लामी जमातें हैं या वो जमातें जो दाएं बाजू की जमातें थीं उनका झुकाव अमेरिका की तरफ था, और जो बायां बाजू, अब तो दाएं बाएं बाजू की बात नहीं होती, लेकिन अगर आप लेफ्टिस्ट कहें या तरक्की पसंद कहें या वो सारे के सारे सोवियत यूनियन की तरफ थे, ठीक है। तो मजहब, वो लोग जो कहते हैं कि मजहब को सियासत में नहीं होना चाहिए, एक नुक्ता नजर है ना, और उस पर किताबें लिखते हैं, दलाइल देते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी असल में मजहब को ही इस्तेमाल करके, यानी जब आप कहते हैं ना कि एक चीज नहीं होनी चाहिए तो असल में उसी के ऊपर थीसिस करके फिर मजहब को ही आप लाते हैं, ठीक है ना। तो मजहब एक फैक्टर है, चाहे आप कहें कि मजहब को सियासत में होना चाहिए तो भी मजहब की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे मजहब को सियासत में नहीं होना चाहिए तो भी मजहब की ही बात हो रही है, दोनों सूरतों में। अच्छा, अब जो वो कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई जो, और उसी बेस पे लड़ी गई, ठीक है ना, कि ये काफिर हैं, ये इस्लाम है, मुजाहिदीन, ठीक है, उस सोवियत यूनियन, तो पूरा का पूरा जो था वो मजहब पे नैरेटिव हुआ। अच्छा, अब जो नई कोल्ड वॉर है इसमें भी एक दो वॉर, एक तो हॉट वॉर हो गई है ना रशिया और यूक्रेन, जो यूरोप और यूक्रेन की वजह से, और अमेरिका भी उसमें आ गया, और ये सारा, उसमें भी मजहब का पहलू हम डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में, लेकिन ये कि हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें इस्लाम नहीं है, वो दो क्रिश्चियन जो जो शिज़म हुआ था 1054 में, उसके बाद दो फिरके बड़े, और फिर उनका एक लिंक जो कि जुडाइज्म के साथ बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है चाइना के लिए जो आने वाले दिनों में बहुत सारे फ्रंट्स हैं, चाइना एक इमर्जिंग पावर है या ऑलरेडी एक पावर है, इमर्जिंग तो नहीं, एक पावर, बड़े पावर के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, और अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें चाइना बुनियादी हदफ है, रशिया नहीं। रशिया तो निकल के आ गया, तो रशिया ने तो बीच में वो सारा घुमा दिया ना, पूरा एक नया खेल कर दिया। इससे पहले ये हो रहा था कि कौन से मुल्क अमेरिका की साइड पे हैं, कौन से मुल्क जो हैं वो चाइना की साइड पे हैं, तो बड़ी क्लैरिटी थी। अब वो बीच में घिचपिच होके बहुत सारे मुल्क अमेरिका के हाथ से निकल के चाइना की तरफ चले गए या रशिया की तरफ चले गए, ठीक है। रशिया की तरफ चले गए तो रशिया यानी बीजिंग वाया मॉस्को। अच्छा, अब चाइना के लिए एक जो चैलेंज फ्यूचर में है वो ओआईसी में, ओआईसी उसका फैसला करेगी